हेलो स्टूडेंट्स। मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th की अकाउंटेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट। एवरी लेक्चर एवरी टॉपिक में कवर करूँगा। मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, एनसीईआरटी बेस्ड हैं वो प्रॉपर पूरा। मैं आपको अगर नोट्स चाहिए हैं तो आप कमेंट करें। मेरा नंबर स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप लोगों को ना, वहाँ से आप लोग चाहें तो ऑर्डर नंबर उस पर हम कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको जो भी नोट्स मैं जिस नोट्स से पढ़ाऊँगा वो मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंट। ना ये मेरे नोट्स हैं, मैंने बनाए हुए हैं, एनसीईआरटी बेस्ड है पूरी तरीके से। जो भी एनसीईआरटी में कवर है वो सब मैंने कवर किया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ठीक है। इसके थ्रू मैं पढ़ाऊंगा। ये नोट्स अगर आपको चाहिए हैं तो जो नंबर मेरा स्क्रीन पे दिख रहा है आप उस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज डालेंगे तो मैं आपका एक ग्रुप बना दूंगा, उस पर मैं नोट्स भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा पूरा बैच, है ना। सबसे पहले देखें इंट्रोडक्शन। ना अकाउंटिंग होता क्या है ना, हम ये देखेंगे कि अकाउंटिंग होता क्या है। पहला, जैसे भी हम कॉमर्स में एंट्री किए हैं, ये हमारा बेसिक क्लास है। 11th हमारी बेसिक ही रहती है क्योंकि हम शुरुआत 11th में ही होती है कॉमर्स की हमारी। तो यहाँ हम अब जानेंगे पहले अकाउंटिंग होता क्या है। तीन चीज़ें होती हैं, एक तो अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और अकाउंट। सबसे पहले हमें अपने सब्जेक्ट के बारे में जानना है। अकाउंट जो हम पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट को, इसमें क्या है, सब्जेक्ट का नाम क्या है हमारा, अकाउंटेंसी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको जो मैंने एक्स्ट्रा में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं वो बताता हूँ कि अकाउंट, अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट क्या होता है, देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने अकाउंट की। एन अकाउंट इज अ रिकॉर्ड इन अ अकाउंटिंग सिस्टम that track the financial activity of a special assets, liability, equity, revenue और expense। तो ये वर्ड्स हैं जो एसेट्स है, लाइबिलिटी है, इक्विटी है, रेवेन्यू है, एक्सपेंस है, इनको भी मैं कवर करूंगा। आगे आपके चैप्टर में आएंगे ना, इनका मतलब मैं एक एक से बताऊंगा। अभी देखें, एन अकाउंट इज अ रिकॉर्ड। अकाउंट क्या है, एक रिकॉर्ड है इन अ अकाउंटिंग सिस्टम। जो भी हम अकाउंटिंग में करेंगे, अकाउंट सिस्टम में जो हम अकाउंटिंग करते हैं उनमें क्या है, रिकॉर्ड करना, बेसिकली चीज़ों का रिकॉर्ड करना, है ना। अकाउंटिंग सिस्टम ट्रैक दी फाइनेंशियल एक्टिविटी, फाइनेंशियल से रिलेटेड होती है हमारी सारी एक्टिविटी, जैसे कि एसेट्स हुए, लाइबिलिटी हुई, इक्विटी हुई, रेवेन्यू, एक्सपेंस, ये सारी चीज़ें, उनको रिकॉर्ड करना हमारा क्या होता है, अकाउंट, ठीक है। दीज रिकॉर्ड्स इंक्रीज एंड डिक्रीज एज द बिजनेस इवेंट ऑकर थ्रू आउट द अकाउंटिंग पीरियड। अब इसमें आया है बिजनेस इवेंट, है ना। बिजनेस इवेंट क्या होते हैं ये मैं बताऊंगा आपको। ऑकर थ्रू आउट दी अकाउंटिंग पीरियड, जो पूरा अकाउंटिंग पीरियड है, अकाउंटिंग पीरियड हमारा कब से शुरू होता है, कब खत्म होता है, 1 अप्रैल से हमारा शुरू होता है और 31 मार्च को जाके हमारा अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है, ठीक है। बिजनेस इवेंट क्या होते हैं, ऐसे इवेंट जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड हो, कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जो बिजनेस से रिलेटेड हो और फाइनेंशियल नेचर का हो। फाइनेंशियल नेचर का मतलब जिसको हम मॉनेटरी टर्म में यानी मनी के टर्म में माप सकें उस ट्रांजेक्शन को, ठीक है। वो हमारा हमारा होता है बिजनेस इवेंट, ठीक है। इसको हम अभी और अच्छे से पढ़ेंगे, अकाउंटिंग के डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये हुआ अकाउंट। अब अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग पढ़ने के बाद मैं समझाऊंगा आपको अकाउंटेंसी, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ठीक है। इंट्रोडक्शन पहले हम पढ़ लेते हैं। इसमें थोड़ा सा समझाया हुआ है कि नॉर्मली अकाउंटिंग क्या होती है। अब बिजनेसमैन वांट टू नो हाउ मच प्रॉफिट लॉस ही वाज मेड ड्यूरिंग द ईयर। कोई भी बिजनेसमैन है, बिजनेस कर रहा है, तो वो ये जानना चाहेगा कि उसने पूरे ईयर में, जो ईयर एंड हुई है उसमें क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया या लॉस, उसको बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज के लिए क्या करता है, अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, अकाउंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। सो दैट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड जब एंड होता है यानी कि 31 मार्च को, अ बिजनेस मैन कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तब बिजनेस, जब अकाउंटिंग वो करेगा तभी तो उसे पता चलेगा कि उसके पास कितने एसेट्स हैं, कितने लाइबिलिटीज हैं, ठीक है। एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसकी टेंशन ना लें आप लोग अभी, है ना। देयर आर डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं। आइडेंटिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस का जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसको आइडेंटिफाई करना। इन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ
ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या है, हमारा अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको हमें क्या करना है, पहचानना पड़ेगा कि वो फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं है। फाइनेंशियल नेचर मतलब जिसको हम मॉनेटरी टर्म में यानी कि पैसों के टर्म में माप सकें, पैसों के टर्म में देख सकें, उसकी वैल्यू पैसों में निकाल सकें, वो हमारा होता है मॉनेटरी टर्म। ठीक है, तो हमें कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है हमारे बिजनेस में, सबसे पहले ये देखना है, आइडेंटिफाई उसको करना है कि वो मॉनेटरी टर्म में हम उसको माप सकते हैं या नहीं माप सकते। ठीक है, तभी हम उसको, और ऐसे ट्रांजैक्शन जिनको हम मॉनेटरी टर्म में नहीं माप सकते यानी कि पैसों में उनकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, उनको हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड ही नहीं करते। ठीक है, चलें, these transaction are recorded in subsidiary books and journal proper। subsidiary books क्या होती है वो मैं आपको समझाऊंगा, आगे के चैप्टर्स में आएगा। जर्नल प्रॉपर भी उसी में आ जाएगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दीज बुक्स वी आर प्रिपेयर लेजर अकाउंट। जब अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग में सबसे पहले जर्नल बनाए जाते हैं, जर्नल के बाद पोस्टिंग की जाती है लेजर में। ठीक है, ये सब आपको धीरे धीरे आगे जब पढ़ते जाएंगे तब समझ में आता जाएगा। बैलेंस शोज बाय लेजर अकाउंट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। और जो बैलेंस शो होता है लेजर बैलेंस में, जो एंड में बैलेंस बचता है पोस्टिंग करने के बाद, उससे हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस से क्या बनता है, हमारी बैलेंस शीट बनती है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, ये सब क्या है, नए नए टर्म है आपके लिए, पहली बार आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जब आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो ये इंट्रोडक्शन है, अभी छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करेंगे, फिर आगे जैसे जैसे ये शब्द आते जाएंगे तब आपको मैं प्रॉपर समझाता जाऊंगा। ठीक है, विच सर्व्स एज द बेसिक फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस से क्या बनता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, ट्रायल बैलेंस आते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद बैलेंस शीट आती है हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है ना, ये सब चीज़ें क्या आती हैं, हमारी फाइनेंशियल अकाउंट में आती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर क्लासिफाइड एज इनकम स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, एंड पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बिजनेस की पोजीशन को बताता है कि बिजनेस ने ओवरऑल ईयर के एंड पे प्रॉफिट कमाया है या फिर लॉस कमाया है, और बताता है कि हमारे पास कितने एसेट्स हैं ईयर एंड पे, कितनी लाइबिलिटीज हैं। एसेट्स लाइबिलिटी मैं बताऊंगा। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ मेकिंग अकाउंट which shows gross profit, loss and profit and loss account showing net profit loss of the business। है ना, इनसे हमें क्या पता चलता है, अकाउंटिंग करने से कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, कितना नेट प्रॉफिट हुआ है, ये सब मैं आपको। ठीक है, चलिए, इतना काफ़ी है इसमें ना। अब आगे पढ़ते हैं हम, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है, अभी मैंने बताया था आपको अकाउंट क्या होता है, अभी मैं बता रहा हूँ आपको मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होती है, उसके बाद मैं बताऊंगा अकाउंटेंसी क्या होती है। इस जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं 11th में, इसका नाम क्या है, अकाउंटेंसी। ठीक है, अकाउंटेंसी हमारा सब्जेक्ट, इसका नाम अकाउंटेंसी क्यों है, जब हम अकाउंटेंसी की डेफिनेशन पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा कि हमारे जो सब्जेक्ट है उसका नाम अकाउंट या अकाउंटिंग ना होके अकाउंटेंसी क्यों है। ठीक है, चलिए देखें, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग द required information related to economic event से related of any organization to the interested users of such information। Accounting play important role in providing qualitative information, primarily financial in nature, about economic entities that is intended to be useful in making economic decision, economic decisions। ठीक है, थोड़ी, ठीक है। अब इसमें कई सारे टर्म आए जैसे कि आइडेंटिफाइंग, है ना, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग। इन शब्दों को हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग क्या एक प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाई करने की। सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करना है, यानी कि पहचानना है कि वो इकोनॉमिक इवेंट है, मॉनेटरी टर्म में है या नहीं है मॉनेटरी टर्म का। अगर मॉनेटरी टर्म का है तो ही हम आगे उसको रिकॉर्ड करेंगे, अन्यथा हम उसको रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है यानी कि पहचानना है कि वो किस प्रकार का ट्रांजैक्शन है, वो इकोनॉमिक इवेंट है या नहीं है। इकोनॉमिक इवेंट यानी कि जिसको हम मॉनेटरी टर्म में भी माप सकें, जिनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो, यानी कि पैसों के मामले में उनकी कोई वैल्यू हो, उसका पैसे में वैल्यू हम निकाल सकें। ठीक है,
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करना है, फिर मेजर करना है, उसको मापना है कि उसकी वैल्यू एक्चुअल में है कितनी। ठीक है, फिर उसको क्या करेंगे, हम अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे एंड कम्युनिकेट टू द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इकोनॉमिक इवेंट। फिर हम क्या करेंगे, उसको कम्युनिकेट करेंगे उन लोगों को जो इस इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे होते हैं। जैसे कि शेयर होल्डर, कोई कंपनी का अगर अकाउंट, कोई कंपनी की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, उसमें कुछ लोगों ने शेयर परचेज करे होंगे, तो वो लोग क्या होंगे, उसके ओनर्स होते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, जिनसे हमने उधार लिया हुआ है ना, जिनको हमने उधार दिया हुआ है, वो क्या है, हमारे डेटर्स होते हैं, वो एसेट्स के अंदर आते हैं। और क्रेडिटर जिनको हमने उधार दिया हुआ है वो हमारे डेटर्स क्या होते हैं, जिनको हमने उधार में कोई चीज़ बेची है, उनसे हमें पैसा लेना है। और क्रेडिटर होते हैं जिनको हम, जिनसे हमने सेल, जिन्होंने हमें सेल किया है कुछ भी चीज़ उधार में, उन्हें हमें पैसा चुकाना है। ठीक है, चलिए। टू इंटरेस्टेड यूजर्स, वो यूजर्स जो इंटरेस्टेड होंगे इन्फॉर्मेशन को जानने में, जैसे क्रेडिटर हुए, डेटर्स हुए, है ना, ओनर्स हुए यानी कि शेयर होल्डर्स, उनको हमें क्या करना है, इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना है, उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। ठीक है, ये होता है हमारा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। कैसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अकाउंट हमें? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब क्या होता है, दो प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है, एक होती है क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, दूसरी होती है हमारी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन मतलब जिनको हम गिन सकें, है ना, सब जैसे कि अंकों में जिसको हम लिख सकें, है ना, मॉनेटरी टर्म में लिख सकें, यानी कि जैसे कि पैसे, पैसे में उनकी वैल्यू निकाल सकें, क्वांटिटेटिव उनको गिन सकें, वो होती है हमारी क्या, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जिनको हम मॉनेटरी टर्म में माप ही नहीं सकते, जैसे कि किसी व्यक्ति के गुण हो गए, अच्छाई बुराई, ये क्या है, क्वालिटी है किसी भी व्यक्ति, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन है। तो उनको हम मॉनेटरी टर्म में नहीं माप सकते कि उनकी वैल्यू कितनी निकल रही है, 10 रुपये, 5 रुपये, 15 रुपये। अब कोई व्यक्ति बोले कि वो व्यक्ति, हमसे वो बोले ये मैनेजर कैसा, किसी से हम पूछेंगे, हमारी अकाउंटिंग, हमारे कंपनी है उसमें कोई मैनेजर लगा हुआ है, मैंने किसी व्यक्ति से उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवाई कि ये व्यक्ति कैसा है, वो बोले बहुत ईमानदार व्यक्ति, बहुत ही अच्छा है ना, लगन से काम करता है। इस चीज़ की हम क्या वैल्यू निकालेंगे, 10 रुपये, 5 रुपये, क्या वैल्यू निकालेंगे, इनकी कोई वैल्यू निकल सकती है? वैल्यू निकल ही नहीं सकती। इसलिए उनको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। इसी वजह से उनको हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मॉनेटरी टर्म, हम मॉनेटरी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्राइमरली फाइनेंशियल इन नेचर। तो क्या होगी, फाइनेंशियल इन नेचर यानी कि पैसे के टर्म में, अबाउट इकोनॉमिक एंटिटी दैट इज इंटेंडेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। जिससे क्या हम ले सकते हैं, हम इकोनॉमिक डिसीजन लेने में हेल्प करती है हमको। इकोनॉमिक डिसीजन यानी पैसे से रिलेटेड जो भी डिसीजन होंगे उनको लेने में हमारी मदद करता है अकाउंटिंग, क्योंकि हमें उससे पता चल जाता है कि हमारी पोजीशन चल क्या रही है, हमने प्रॉफिट कमाया कि लॉस कमाया, क्योंकि हम सारी चीज़ों को उसमें क्या करते हैं, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हुए चलते हैं। तब जाके हमें पता चलता है ईयर एंड में कि हमने कितना लॉस कमाया, कितना प्रॉफिट कमाया। ठीक है, अब देखिए अकाउंटेंसी क्या होती है। लास्ट में जो मैंने लिखा है अकाउंटेंसी, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। देखिए अकाउंटेंसी रेफर टू सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स विच आर एप्लीकेबल इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने के लिए जो प्रिंसिपल और टेक्निक और नॉलेज यूज होता है वो होती है अकाउंटेंसी। समझे, नहीं समझे, फिर से देखो। अकाउंटेंसी रेफर टू द सिस्टमेटिक नॉलेज, एक प्रकार का क्या है, नॉलेज है, सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी रूल्स रेगुलेशन, है ना, जो हमारे क्या होंगे, बुक में लिखे होंगे, जिनको हम पढ़ेंगे अपने सब्जेक्ट में, है ना, एंड टेक्निक, और किस प्रकार से हम अकाउंटिंग करते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, क्या क्या टेक्निक होती हैं अकाउंटिंग को करने की, विच आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करते समय जिन रूल्स एंड रेगुलेशन को हम अप्लाई करते हैं, जिन टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं, जिन जो हमें नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं, हम अकाउंटेंसी। इसीलिए हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, अकाउंटेंसी। क्यों? क्योंकि इसमें हमें वो नॉलेज हम पढ़ेंगे जिन जो हमें अकाउंटिंग करने के लिए रिक्वायर्ड होगा। वो प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उसके रूल्स पढ़ेंगे, रेगुलेशन पढ़ेंगे, टेक्निक्स पढ़ेंगे, यानी कि तरीके पढ़ेंगे, किस प्रकार से हम अकाउंटिंग कर सकते हैं।
इसलिए हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, अकाउंटेंसी, ना कि अकाउंटिंग। ठीक है, चलिए। ये जो अभी हमने पढ़ी थी डेफिनेशन अकाउंटिंग की, वो तो नॉर्मल टर्म में पढ़ी हमने, मीनिंग था डेफिनेशन का। अब कुछ लोगों ने जो बाय अमेरिकन अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट, जो नीचे लिखा है मैंने, बाय अमेरिकन अकाउंटेंट एसोसिएशन के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई थी अकाउंटिंग की 1966 में। ठीक है, क्या होती है अकाउंटिंग इनके हिसाब से, सॉरी। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, अकाउंटिंग क्या है, एक प्रकार की प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाई करने की, मेजर करने की एंड कम्युनिकेट करने की इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, है ना। जो हमने यहीं पे पढ़ा था वही चीज़ यहाँ पे बताया उन्होंने। आइडेंटिफाई करना है ट्रांजैक्शन को, फिर मेजर करना है, फिर रिकॉर्ड करना है, फिर क्या करना है, उसको कम्युनिकेट कर देना है। आइडेंटिफाई, मेजर, कम्युनिकेट टू इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजन बाय यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। जो यूजर्स हैं उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, उनको हमें क्या करना है, एंड में इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचानी है। ठीक है, ये अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन के द्वारा 1966 में डेफिनेशन दी गई थी। फिर दोबारा से उनको उन्होंने उस डेफिनेशन को मॉडिफाई किया था, है ना। अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ऑफ AICPA, है ना, यूएस का है, उन्होंने 1970 में ये डेफिनेशन दी थी, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया था उन्होंने। अकाउंटिंग एज अ सर्विस, उन्होंने क्या बताया है कि अकाउंटिंग क्या है, एक सर्विस है, सर्विस एक्टिविटी है। इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, जो हमने इसमें ऑलरेडी पढ़ा था कि क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है वो हमको अकाउंटिंग, ना, वही उन्होंने लिखा है इसमें कि ऐसी सर्विस एक्टिविटी है, इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव, इसका फंक्शन क्या है, काम क्या है, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, प्राइमरी फाइनेंशियल इन नेचर, जो कैसी हो, फाइनेंशियल इन नेचर, नेचर में कैसे हो, फाइनेंशियल रिलेटेड हो, यानी कि पैसे से रिलेटेड हो। अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज इंटेंडेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन, जिसका हम यूज किसके लिए कर सकते हैं, इकोनॉमिक डिसीजन के। जो दोनों चीजें हमने मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ी थी, उसी से इन्होंने डेफिनेशन बनाई हुई। ठीक है, ये हमने डेफिनेशन पढ़ ली, अकाउंट पढ़ लिया, अकाउंट क्या होता है, अकाउंटेंसी पढ़ लिया, अकाउंटेंसी से हमें समझ में आया कि हमारे सब्जेक्ट का नाम अकाउंटेंसी क्यों पढ़ा। अब आगे हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के क्या क्या फंक्शन है, जो हमने इसमें पढ़ा डेफिनेशन में, आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्ड करना, कम्युनिकेशन करना। इन चीज़ों को हम अब डिटेल में पढ़ेंगे कि आइडेंटिफाई करना क्या, कैसे होता है, मेजरमेंट कैसे किया जाता है, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन की क्या मतलब है, रिकॉर्डिंग से, क्लासिफिकेशन से क्या मतलब है, और समराइजिंग, फिर उसको समराइज भी करते हैं, फिर उसके बाद कम्युनिकेट करते हैं। इन सब चीज़ों से क्या तात्पर्य है जो डेफिनेशन में दी गई हैं, उनको मैं आपको समझाता हूँ। चलिए, पहला देखें, आइडेंटिफिकेशन। द फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन व्हाट टू रिकॉर्ड। फर्स्ट स्टेप क्या है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था डेफिनेशन मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में, ये क्या है, हमारा सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई करना। ट्रांजेक्शन को क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना, जो भी ट्रांजेक्शन हमारा बिजनेस से रिलेटेड बिजनेस में हो रहा है, उसको हमें क्या करना है, सबसे पहले पहचानना है। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इज इन अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन व्हाट टू रिकॉर्ड, हमें रिकॉर्ड करना क्या है आखिर। पहला स्टेप क्या है, हमें ये तो पता होना चाहिए हमें रिकॉर्ड करना क्या है, किस प्रकार का ट्रांजैक्शन होगा तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे अपने अकाउंटिंग में, और किस प्रकार का ट्रांजैक्शन होगा तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उनका क्वेश्चन वो यही बोल रहे हैं कि द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन व्हाट टू रिकॉर्ड, हमें रिकॉर्ड करना क्या है। इज दैट, इसका मतलब क्या है, टू आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल इवेंट, हमें उस जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें से उसको ये पहचानना है क्या वो फाइनेंशियल इवेंट है। फाइनेंशियल मतलब पैसे में उसको हम माप सकते हैं कि नहीं, रुपए में उसको, पैसा है, रुपया है ना, जो भी मॉनेटरी वैल्यू है उसमें हम उसको उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, है ना। कोई हमने कुछ चीज़ खरीदी है तो कितने रुपए में आई है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जितने रुपए मैंने खरीदी। जैसे मैंने ये शर्ट पहना हुआ है मान लो, है ना, इसकी रुपए कीमत है 250, 300 या 500, है ना, 500 रुपए की कीमत मान लो, सपोज करें, है ना, होगी तो 100 रुपए की, मैं ऐसे ही खरीद के ले आता हूँ मार्केट से, है ना, 100 150 रुपए में आती है टी शर्ट शर्ट, वहीं से खरीदता हूँ, ज़्यादा कॉस्टली पहनता नहीं है। ठीक है, ठीक, मान लो इसकी कॉस्ट है कितनी, 500 रुपये, 500 रुपये में मैंने खरीदी, तो मैं क्या करूँगा, इसकी अकाउंटिंग अगर मैं कर रहा हूँ, हालांकि ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है ना, क्या है, मेरा पर्सनल ट्रांजेक्शन, सपोज, फिर भी हम मान लो मैं पर्सनल अपनी खुद की अकाउंटिंग कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, 500 रुपये में इसको खरीदा है। ठीक है,
तो इसकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ कि नहीं, कि कोई भी मुझसे पूछेगा इसकी वैल्यू क्या है, कितने रुपए में पड़ी तुमको, तो मैं क्या बताऊंगा, ये 500 रुपए की आई है। ठीक है, तो ये क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल इवेंट है, विच आर टू बी रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट, जिसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर हमें उसकी वैल्यू निकालना संभव नहीं है तो हम कैसे बताएंगे, हम क्या अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे। अगर हम कोई भी बिजनेस, कोई भी ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसके सामने क्या लिखना पड़ता है, हमें उसकी वैल्यू लिखनी पड़ती है, कितने रुपए की है ये। ठीक है, अगर वो फाइनेंशियल इवेंट नहीं है, यानी कि उसका हम पैसे में, रुपए में वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो हम उसको रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे हमें पहले क्या देखना है कि वो फाइनेंशियल इवेंट है या नहीं है, इस चीज का हमें आइडेंटिफिकेशन करना है। इट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग ऑल बिजनेस एक्टिविटी, इसमें हमें क्या करना है, जितनी भी बिजनेस एक्टिविटी हो रही हैं उन सबको हमें ऑब्जर्व करना है, देखना है, एंड सिलेक्टिंग दोज इवेंट्स और ट्रांजेक्शन विच आर कंसिडर्ड एज ए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, और उन सारी एक्टिविटीज में से, ट्रांजेक्शन्स में से हमें वो ट्रांजेक्शन पहचानने हैं जो फाइनेंशियल नेचर के हैं, यानी कि जिनका हम मनी के टर्म में वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है, तभी हम उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमने ये पहचान लिया है कि इनमें से कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन जो फाइनेंशियल नेचर के, कौन से फाइनेंशियल नेचर के नहीं, तो जो फाइनेंशियल नेचर है उनको हम सेपरेट कर लेंगे, जो नॉन फाइनेंशियल नेचर है उनकी एंट्री नहीं करनी रहती, उनको अलग छोड़ देंगे। ठीक है, फिर देखिए आगे मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है, इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में वी रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजेक्शन, वो क्या बता रहे हैं, अकाउंटिंग में हम उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी, यानी कि फाइनेंशियल नेचर के होंगे और उनको हम क्या कर सकते हैं, मनी के टर्म में माप सकते हों, तभी हम उनको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे इधर। ठीक है, चलिए मेजरमेंट में, इन अकाउंटिंग वी रिकॉर्ड, क्या कह रहा है, वी रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजेक्शन, केवल वह ट्रांजेक्शन, ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी, जिनको हम मनी के टर्म में, यानी कि पैसों के टर्म में माप सकते हों, और विचार, या फिर क्या बोल रहे हैं, अथवा में क्या बोला है इसको, विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर, जो फाइनेंशियल नेचर के हों, यानी कि मनी के टर्म में इनको हम माप सकते हों, उन्हीं ट्रांजेक्शन को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें, इफ अ ट्रांजेक्शन और इवेंट, कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन या इवेंट कोई भी हुआ है हमारे बिजनेस में, कैन नॉट बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म, जिसको हम मनी के टर्म में, पैसों के टर्म में नहीं माप सकते, इट इज नॉट कंसिडर्ड फॉर रिकॉर्डिंग इन फाइनेंशियल अकाउंट, तब हम उसको फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, यानी कि अकाउंटिंग में हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, साफ साफ लिखा है, कैन नॉट बी मेजर इन मॉनेटरी टर्म, इट इज नॉट कंसिडर फॉर रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग के लिए उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी, उन ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। देयर आर फ्यू इवेंट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेक अफेक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ बिजनेस फर्म but cannot be recorded in the books of account because they cannot be measured in the term of money। उन्होंने क्या बोला है, कुछ ऐसे अकाउंट होते हैं, कुछ ऐसे इवेंट हो सकते हैं जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्ट इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं वो, देयर आर फ्यू इवेंट्स, कुछ ऐसे इवेंट हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेक अफेक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ बिजनेस फर्म, जो भी हमारी बिजनेस है उसकी वर्किंग को इफेक्ट कर सकते हैं, बट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट, लेकिन उनको जो बुक्स ऑफ अकाउंट में उनमें रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। क्यों, क्योंकि बिकॉज दे कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी, उनको हम मनी के टर्म में ही नहीं माप पा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है उनकी वैल्यू क्या है, तो हम उसके सामने अगर रिकॉर्ड करेंगे तो उसके सामने क्या अमाउंट लिखेंगे, तो हम अकाउंट का अमाउंट का पता ही नहीं है कि हम उनके सामने क्या अमाउंट लिखेंगे, कितने की है उसकी वैल्यू, तो हम उसको कैसे रिकॉर्ड कर पाएंगे, अधूरा तो छोड़ेंगे नहीं, केवल नाम लिखते हैं अमाउंट छोड़ दें, ऐसा नहीं होता है अकाउंटिंग में, जो भी चीज़ हम रिकॉर्ड करते हैं उसका हमें अमाउंट लिखना पड़ता है। इसीलिए ऐसे टर्म, जिन ऐसे इवेंट जिनकी हम, कोई भी ट्रांजेक्शन जिनकी हम मनी के टर्म में वैल्यू नहीं निकाल सकते, उनको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड ही नहीं किया जा सकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर, एक नया मैनेजिंग डायरेक्टर आया है, उसको हमने क्या किया, अपॉइंट किया है। ठीक है,
अब जो अपॉइंट किया है, एक ट्रांजेक्शन हो गया अपॉइंट करने का, उसके सैलरी कितनी मिलेगी वो दूसरा ट्रांजेक्शन हो गया, है ना। वो तो जब काम करेगा उसके बाद उसको सैलरी मिलेगी, वो तो उसके काम की सैलरी हो गई, है ना। उसको हम मापेंगे मनी के टर्म में उसकी सैलरी को। अब मैनेजिंग डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ है, तो अपॉइंटमेंट की क्या वैल्यू होगी? अपॉइंटमेंट जो हमने किया, अपॉइंटमेंट की कोई वैल्यू है क्या? नहीं, अपॉइंटमेंट की कोई वैल्यू नहीं निकलेगी। जो उसने डिसाइड, जो उसको दिया जाएगा वो क्या होगी? उसकी सैलरी होगी, है ना। तो सैलरी को, वो उसके काम पर डिपेंड करी, कितना उसने काम कर रहा है, कितने सैलरी में हमने उसको रखा है। वो उसके अपॉइंटमेंट की वैल्यू नहीं है, वो उसकी वैल्यू का एक ही है, उसके काम की वैल्यू है। ठीक है, तो हमने अपॉइंट किया है, तो अपॉइंट करते समय हम उसको क्या रिकॉर्ड कर पाएंगे कि हमने मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है, तो न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर विल बी अपॉइंटेड। ये एंट्री करेंगे क्या? हम कर भी देंगे, अगर लिख भी देंगे न्यू मैनेजर डायरेक्टर विल बी अपॉइंटेड, तो उसके सामने हम क्या लिखेंगे? तो कोई वैल्यू लिख नहीं सकते, क्योंकि उसकी वैल्यू है ही नहीं कुछ, तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोई हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट को मैंने साइन किया, है ना। कॉन्ट्रैक्ट तो साइन करने का क्या अमाउंट होगा? कुछ नहीं। ठीक है, स्ट्राइक कर दी, है ना। एम्प्लॉयज थे हमारी कंपनी के, उन्होंने क्या कर दी? हड़ताल कर दी। तो हड़ताल को हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? इसकी क्या वैल्यू लिखेंगे? नहीं लिख सकते, इसलिए उनको हम क्या करेंगे? ये कैसे ट्रांजेक्शन हो गए? नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हो गए, इनको हम मनी के टर्म में नहीं माप सकते। ठीक है। डेथ ऑफ एन एम्प्लॉय, है ना, कोई एम्प्लॉय हमारी कंपनी में मर गया, की डेथ हो गई, तो उसको भी हम मनी के टर्म में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, एक्सेट्रा। और भी कई सारे ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं, आर नॉट शोन इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट, जिनको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं कर सकते, क्योंकि उनको हम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से। क्यों रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे? क्योंकि उनको हम मनी के टर्म में वैल्यू उनकी नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे दो, एक दो चीजें हो गई, आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट। अब क्या होगा? रिकॉर्डिंग। और रिकॉर्डिंग हम किन चीज़ों की करेंगे? जिनको हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया होगा, पहचान लिया होगा, है ना, मेजर कर लिया होगा, उनकी वैल्यू कितनी निकली है, कितनी वैल्यू निकली होगी, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। अ ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ओनली इफ इट इज कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक इवेंट। तभी रिकॉर्ड किया जाएगा जब उसको हमने क्या कर लिया है? कंसीडर कर लिया है एज ए इकोनॉमिक इवेंट के, इकोनॉमिक इवेंट है, यानी मनी के टर्म में उसको हम माप चुके हैं, उसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, कितनी उसकी वैल्यू है हमको पता है, तभी हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, है ना। अ ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट ओनली, कब? ओनली इफ इट इज कंसिडर एज ए इकोनॉमिक इवेंट, तो हम इकोनॉमिक इवेंट के तौर पर कंसीडर कर चुके हैं, उसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो ऑलरेडी हमें पता है ना, या फिर हमने निकाल ली उसकी वैल्यू। अगर निकालने की वैल्यू है, कोई कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनकी हमें वैल्यू खुद निकालनी पड़ती, तो हम उसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, तब वो क्या होगा? इकोनॉमिक इवेंट होगा। एंड कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी, और उसको हम क्या कर सकते हैं? मनी के टर्म में माप सकते हैं, तभी रिकॉर्डिंग की जाएगी, अन्यथा रिकॉर्डिंग उस ट्रांजेक्शन की नहीं की जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखिए। वंस द इकोनॉमिक इवेंट आर आइडेंटिफाई एंड मेजर्ड इन फाइनेंशियल टर्म, एक बार क्या हो गया? अगर इकोनॉमिक इवेंट आर आइडेंटिफाइड एंड मेजर इन फाइनेंशियल टर्म, उसको हमने एक बार अगर माप लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया, पहचान लिया कि वो इकोनॉमिक इवेंट है, आर रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट इन दी मॉनेटरी टर्म एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तब जब हमने उसको पहचान लिया, मॉनेटरी टर्म में माप लिया, फिर हम उसको क्या कर देंगे? अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट में हम रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब, क्योंकि हम बुक्स बनाते हैं अकाउंटिंग करने के लिए, वो होती है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट। कोई भी रजिस्टर बनाया हुआ है हमने, या हम लैपटॉप में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट मानी जाती है। इन मॉनेटरी टर्म में उनका वैल्यू लिखी जाएगी। एंड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये क्या चीज़ है भैया? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से क्या तात्पर्य है? अब क्या समझते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डेट वाइज, जिस डेट पे जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसको डेट वाइज हम रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा नहीं कि आज मान लो डेट है कितनी, 5 नवंबर, ठीक है, आज का ट्रांजैक्शन हुआ है, एक एक 3 तारीख का हुआ था, एक 1 तारीख का हुआ था। अब हम 5 नवंबर का ट्रांजैक्शन पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं, 1 तारीख का रिकॉर्ड बाद में कर रहे हैं, 3 तारीख का उसके बाद कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा, हमें कैसे करना है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एंट्रियां करनी है, रजिस्टर करना है उनको, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं।
जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते जा रहे हैं उसी प्रकार से हमें उन्हें रिकॉर्ड करते जाना है। जो पहले हुआ है उसको पहले रिकॉर्ड करेंगे, जो बाद में हो रहा है उसको बाद में रिकॉर्ड करेंगे। इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, आगे देखें। इनको हम रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्डिंग शुड बी डन इन सिस्टमेटिक मैनर। एक सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्डिंग की जाएगी, है ना। उनका क्या मैनर होता है वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम उनके रूल्स वगैरह पढ़ेंगे। सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्डिंग की जाए, उसका एक फॉर्मेट होता है ना रिकॉर्ड करने का। उस फॉर्मेट में रिकॉर्ड करेंगे। प्रॉपर अकाउंट बनाए जाते हैं, वो प्रॉपर हम अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, सिस्टमेटिक मैनर सो दैट द इंफॉर्मेशन कैन बी मेड अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड, ताकि हम उस इंफॉर्मेशन को जो हमने रिकॉर्ड की है उसको आसानी से ढूंढ सकें जब हमें उस इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़े। पता चला हमने कहीं भी रिकॉर्ड कोई भी ट्रांजेक्शन कर दिया, अब जिस समय में उस ट्रांजेक्शन को ढूंढना है वो हमें मिल ही नहीं रहा। ठीक है, तो हमें एक सिस्टम रिकॉर्ड सिस्टम के थ्रू रिकॉर्ड करना है, सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करना है, ताकि हम उसको आराम से ढूंढ सकें। जैसे कि कोई किराने की दुकान है, मान लो उसने कोई भी सामान कहीं भी पटक दिया है। अब कोई कुछ लेने आया तो उसको 4 घंटे ढूंढने में लग रहे हैं कि लेके तो आया हूँ मैं, पता नहीं कहीं रखा होगा, मैं ढूंढ के बताता हूँ। लेकिन अगर उनको सिस्टमेटिक मैनर में जमा देगा, ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़, उसको पता रहेगा कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, तो वो तुरंत ढूंढ के दे देगा। हाँ ये चीज़ चाहिए आपको, ये लीजिए, यहाँ पे रखिए, ये लीजिए, ये लीजिए। तो आराम से वो मैनेज कर पाएगा। एक साथ 10 का 5 6 7 कस्टमर भी आ गए तो तुरंत उनको डील कर लेगा थोड़े ही टाइम में। अगर उसको खुद ही नहीं पता कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, तब वो उसको डील नहीं कर पाएगा। अगर कस्टमर 5 6 एक साथ आ गए, एक भी आ गया तो भी उसको नहीं पता, तो भी उसको टाइम लग रहा है, तो कहीं और चला जाए, बोले यार तुम तो ऐसे ही हो, है ना, तुम्हें खुद ही नहीं पता तुम्हारी दुकान में क्या चीज़ कहाँ रखी है। तो इसलिए हमें क्या करना है, सिस्टमेटिक मैनर में ट्रांजैक्शन जो भी रिकॉर्ड होते हैं उनको करना है, ताकि हम उनको जब जरूरत पड़े तब ढूंढ सकें, निकाल सकें। ठीक। नेक्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है, देखिए। वंस द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, एक बार क्या कर लिया हमने, पहले सबसे पहले हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया ट्रांजेक्शन को, फिर क्या किया, उनको मेजरमेंट किया, फिर मेजरमेंट की क्या बात किया, रिकॉर्ड कर लिया। अब रिकॉर्ड करने के बाद वंस द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन जर्नल, जर्नल में या फिर सब्सिडरी बुक्स में। सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं, जर्नल क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर क्लासिफाइड बाय ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ वन नेचर एंड एट वन प्लेस इन सेपरेट अकाउंट। फिर क्या करते हैं हम, अब हमने जैसे डेट वाइज जो जो एंट्री आती गई उनको हम रिकॉर्ड करते चले गए, जो जो ट्रांजेक्शन होता गया उनको रिकॉर्ड कर लिया हमने। अब क्या हो गया, अलग अलग नेचर के ट्रांजेक्शन होंगे, वो अलग अलग रिकॉर्ड होंगे, कोई कहीं रिकॉर्ड होगा, कोई कहीं रिकॉर्ड होगा। फिर हमें क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, हम उनको जो एक प्रकार के ट्रांजेक्शन को उनको एक साथ लिख देते हैं। ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर क्लासिफाइड बाय ग्रुपिंग, इनकी क्या कर देते हैं हम, ग्रुपिंग कर देते हैं, ग्रुप बना देते हैं। ट्रांजेक्शन ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस, जिसका नेचर सेम है उनको एक साथ रख देंगे, वन प्लेस पर रखेंगे इन सेपरेट अकाउंट, एक सेपरेट अकाउंट में। दिस इज नॉन एज प्रिपरेशन ऑफ लेजर, उसको हम क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। जर्नल से लेजर बनाना, जर्नल में क्या करते हैं, हम एंट्रियां करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं, जो जो ट्रांजेक्शन होते जाते हैं। फिर जब लेजर बनाते हैं तो उसके सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, हर एक चीज का अलग अलग अकाउंट बनता है। जैसे कैश अकाउंट बनाया हमने, तो कैश से जितने भी ट्रांजेक्शन रिलेटेड हुए होंगे वो सारे हमें कहाँ मिलेंगे, कैश अकाउंट में मिलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अलग अलग चीजों के अलग अलग अकाउंट बना दिए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे आगे आ जाइए, समराइजिंग। समराइजिंग क्या होता है, ठीक है, इट इज कंसिडर्ड विद द प्रिपरेशन ऑफ डेटा एंड इट बिगिंस विद द बैलेंस ऑफ लेजर। इट इज कंसिडर्ड विद द प्रिपरेशन ऑफ डेटा, डेटा के प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, प्रेजेंटेशन। एंड इट बिगिंस विद द बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट जब बनाते हैं हम, सारे अकाउंट एक एक सेपरेट अकाउंट खोलते हैं, तो फिर उनको एक साथ जब ट्रांजेक्शन सारे रख लेते हैं, फिर उनको क्या करते हैं, उनका बैलेंस निकालते हैं कि एंड में कितना बचा है ना। लेजर ऑफ दी, ये तो बैलेंस ऑफ लेजर, तो ये जो समराइजिंग करना हमारा कहाँ से शुरू होता है, हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की, जनरल एंट्री की, फिर उससे लेजर बनाए, लेजर का जो बैलेंस होगा वहां से शुरुआत होगी हमारी समराइजिंग। एंड द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस विद द हेल्प ऑफ सच बैलेंस, जो बैलेंस बचते हैं उनको हम कहाँ ले जाते हैं, ट्रायल बैलेंस में ले जाते हैं। जिन जिन के हमने सारी चीज़ों के अकाउंट बनाए जाते हैं, सेपरेट जो भी एंट्रियाँ हुई होंगी उन सब के अलग अलग अकाउंट बनेंगे, सारे ट्रांजेक्शन के अलग अलग अकाउंटों में, जिससे जैसे कैश अकाउंट है,
तो कैश से जितने भी रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे कैश अकाउंट में होंगे। एसेट्स का अकाउंट होगा, एसेट्स से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उस एसेट्स का होंगे। ठीक है, तो उन सब के जो बैलेंस बचेंगे उनको हम कहाँ ले जाएंगे, ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस बनेगा उससे विद द हेल्प ऑफ सच बैलेंस, जो लेजर के बैलेंस बचेंगे उनसे हम क्या बना देंगे, ट्रायल। ट्रायल बैलेंस इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर ट्रायल बैलेंस से क्या बनता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आता था, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ना बैलेंस शीट में क्या क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, ये सब चीजें आप आगे पढ़ेंगे। फिर क्या बचा, अब हमने देखो ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर कर लिया, क्लासीफाई कर लिया, रिकॉर्ड कर, मेजर कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, क्लासीफाई कर लिया, उनकी समरी भी, समराइजिंग भी कर लिया उनको, यानी कि उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग बैलेंस सब बना लिया। अब उनको जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई, बैलेंस शीट भी बन गई हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बन गया, तब हमें क्या पता चल गया होगा कि हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है, कितना हमें प्रॉफिट हुआ है, कितना हमें लॉस हुआ है, क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना चुके हैं ऑलरेडी। बैलेंस शीट में क्या लिखते हैं, हमारे पास एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटी कितनी है, उससे हमें पता चलेगा बिजनेस पोजीशन क्या है। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन को क्या करना है, हमें कम्युनिकेट करना है। किनको कम्युनिकेट करना है, जो इस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे उस उनको हमें इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, उनको कम्युनिकेट करना है। द मेन पर्पज ऑफ अकाउंटिंग इज द कम्युनिकेट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मेन पर्पज क्या है अकाउंटिंग का, इज टू कम्युनिकेट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना द यूजर्स हु एनालाइज देम। उन किसको, यूजर्स को, जो इसको एनालाइज करेंगे अपने हिसाब से, उनकी ज़रूरत के हिसाब से, जैज एज पर देयर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट, जिस प्रकार की उन्हें रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से उस इंफॉर्मेशन को वो यूज़ करेंगे। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर इज ए रेगुलर प्रोसेस। ये क्या है, एक रेगुलर प्रोसेस है, समय समय पर हमें जो इन्फॉर्मेशन होती है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वो उनके यूजर्स तक पहुंचानी रहती है। ठीक है, हाँ अभी यहीं तक पढ़ें या थोड़ा और पढ़ लें। मेरे ख्याल से थोड़ा ठीक ठाक हो गया है, इतना मैंने पढ़ा दिया। बाकी का मैं सोच रहा हूँ कल पढ़ा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग ऑफ अकाउंटिंग में क्या अंतर होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बुक कीपिंग अकाउंटिंग, काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये। ठीक है, और क्या अभी 2-3 दिन चलेगा, है ना, थ्योरी है, टाइम लगता है। जो भी चीज़ें आज मैंने पढ़ाई हैं उनको आप कल रिवाइज करके आएंगे, है ना, तभी आगे अच्छे से समझ में आएगा। उनको घर पे दोहरा लें, 1-2 बार पढ़ लें। हाँ, जब भी नेक्स्ट लेक्चर आप देख रहे हैं उससे पहले जो फर्स्ट लेक्चर है उसका रिवीजन करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ें। ठीक है, चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।